अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है यस प्रोसेस में इंटरेस्ट उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी तो वैसे दो सीरीज चल रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा फरमाइश आ रही थी इस टॉपिक के बारे में इंस्टाग्राम की मैसेजेस में और यूट्यूब की कॉमेंट्स में, तो मैंने सोचा इसको भी एड्रेस कर लेते हैं, तो दूसरी वीडियोज़ को पॉज कर लेते हैं। तो पहला तो जो मेरा मैसेज ये है कि मेरी कोशिश ये है कि जो भी इस चैनल पर वीडियो आती है उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग भी हो और एक रियलिटी बेस्ड वीडियो हो, रादर दिन बस आप लोगों को डरा के व्यूज़ लिए जाएं, जिस तरह बहुत से चैनल करते हैं, न्यूज़ आउटलेट्स भी करती हैं, दूसरे यूट्यूबर्स भी करेंगे, क्लिक बेट्स होंगे और उसमें अंदर कख नहीं होता। तो इस वीडियो का जो पर्पस होगा तो वो ये है कि आपको बैकग्राउंड भी दे सकूं और अब तक की जो अपडेट्स आ चुकी हैं वो आपसे शेयर करूं। तो पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यार ट्रैवल बैन है क्या। 2017 में जो करंट इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, इस वक्त जो सदर है, 2017 में भी दो ट्रैवल बैन आया था, जिसका पर्पस ये था कि नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से कुछ कंट्रीज़ के जो नेशनल थे उनको पाबंदी लगाई हुई थी कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। जिसकी लिस्ट अगर हम करें, उसमें ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ जो थे वो मुस्लिम कंट्रीज़ थे। तो इसको फिर दूसरा एक नाम दिया गया जो कहते थे मुस्लिम ट्रैवल बैन। इसी के साथ 2017 के अंदर जब ये लगा हुआ था, तो ये इसकी एक एक और भी टर्म चल रही थी साथ, एक और चीज़, क्योंकि कोविड आ चुका था तो कोविड बैन भी चला था। तो जो हमारा जो केस था वो कोविड के ड्यूरेशन में था। तो मुझे पता है कि जब एग्जेक्टिव ऑर्डर पास होता है कितना जल्दी इम्प्लीमेंट होता है और जितना जल्दी इन्फोर्स किया जाता है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से टू द एम्बसीज में। तो उसकी यूएस एम्बसी की हम वेबसाइट पर जाते थे तो वहाँ लिखा आता था कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर चल रहा है प्रेसिडेंट की तरफ से, जो कोविड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ट्रैवल बैन है। तो हमारा केस पेंडिंग में होता था जब तक वो बैन रिमूव नहीं किया गया। फिर जो अगली एडमिनिस्ट्रेशन आई उन्हें एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया कि जितनी प्रीवियस गवर्नमेंट्स के जो एग्जेक्टिव ऑर्डर हैं उसको हम ख़त्म करते हैं और उनको अलाउ करती हैं कि वो नॉर्मल प्रोसेसिंग से चलें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन चुका था। तो ये ट्रैवल बैन है, 2017 में आया। इसको हम कहते हैं ट्रैवल बैन 1.0 कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरता है, अब नई दोबारा इलेक्शंस हुए, नई गवर्नमेंट आई। अब लोग परेशान ये हुए कि एक न्यूज़ आउटलेट ने एक आर्टिकल शायर किया जिसमें कहा कि हमारे 3 ज़राए थे जिनने ये बताया कि ट्रैवल बैन 2.0 आ रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान का नाम है और जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो गया। अब आपने ये समझना है कि ये जिस दिन आर्टिकल आए उस दिन कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही होगी। जिस दिन करंट सदर ने अपना ओथ लिया, जनवरी 20 2025 को, उसी दिन वो एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया गया था कि एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज बनाओ जो थ्रेट बन सकते हैं या थ्रेट हैं टू द यूएसए की सिक्योरिटी और सब कुछ ओवरऑल, और उस पर इम्प्लीमेंट करो। तो 20 को जब साइन हुआ, उसी एग्जेक्टिव ऑर्डर में था कि 60 दिन हैं उस कमेटी के पास वो लिस्ट बनने के लिए। तो ये चीज़ जनवरी 20 से इस पर काम हो रहा है। तो बेसिकली वो ट्रैवल बैन इम्प्लीमेंट पीछे बैक एंड पर हो चुका है। अब वो बस ये देख रहे हैं कौन कौन सी हमने कंट्रीज़ को बैन करना है। तो 60 डेज़ है। अगर जनवरी 20 में हम 60 दिन डालते हैं तो मार्च 2025 तक ये आपको इसकी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ आ जाएगी। जितनी भी अब तक बातें हमने सुनी हैं सारी रूमर्स हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है पाकिस्तान, क्योंकि मेन चैनल ये सारी ऑडियंस जो है पाकिस्तान को टारगेट करती है, तो पाकिस्तान का नाम होगा या नहीं होगा, लिस्ट ही नहीं आई, तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ। तो इस बात को हम थोड़ा सा आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। दूसरा अफगानिस्तान का आता है। देयर इज़ अ हाई चांस कि पहली बार जो था उसमें उसका नाम नहीं था, लेकिन शायद आ सकता है। और ऑलमोस्ट कह लें 2 लाख उनके सिटीजन्स हैं जिनको उन्हें असाइलम के लिए कह लें क्यू में डाला हुआ था, जिसमें से 20,000 पाकिस्तानी में। इसलिए यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद पे इतना रश है या बैकलॉग चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को भी वो सारा डील करती है यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद। तो पॉइंट नंबर 1 जो था वो ये होगा कि जनवरी 20 को ये चीज़ साइन हुई एक्सेक्टिव ऑर्डर, 60 दिन है, मार्च 20 तक आपको पता लग जाएगा कि ऑफिशियली कौन है उस लिस्ट में।
नंबर 2 कि अभी तक लिस्ट ही नहीं आई, तो अभी तक जो भी चीज़ें सुन रहे हैं वो सारी रूमर्स हैं। नंबर 3 इस पर मैं कहूँगा कि ये बैन आपने अंडरस्टैंड करना है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है टू द नेशनल ऑफ दैट कंट्री। उसका से मुराद क्या है कि अगर एक बंदे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम लिखा गया, तो उसके जितने सिटीजन्स होंगे उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि वो वीज़ा नहीं ले सकते। ये एक आपको एग्जांपल दिया है, आगे क्या होता है कोई नहीं बता सकता। नंबर 3 जो पॉइंट है कि कौन सी वीज़ा टाइप्स, क्योंकि बहुत से कमेंट्स में तो करता हूँ, कहते हैं कि फियांसे को कि मिल जाएगा, स्पाउस को मिल जाएगा। इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक्सप्लेन करूँ कि एक आपका आगे आइन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया यूएसए का, उसके बाद लॉज होते हैं। लॉज में जैसे इमिग्रेशन को जो डील करता है वो करते हैं आईएनए, करता है इमिग्रेशन नेशनैलिटी एक्ट, आई थिंक यही है। अगर उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक यूएस सिटीजन या एक ग्रीन कार्ड होल्डर अपने स्पाउस को बुलाना चाहता है, उसका तरीकाकार क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है जिसकी वजह से वो बंदा आ सकता है, या किसी भाई बहन ने बुलाना है, या किसी नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी में कोई आ रहा है, J1 पर आ रहा है, फॉर रेजिडेंसी आ रहा है, कोई H1B पर आ रहा है, तो उसमें सब कुछ मैंशनड है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑफिसर्स। तो अगर ये ट्रैवल बैन आता है, उसमें कंट्रीज आती हैं, तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इट्सेल्फ बहुत पावरफुल होता है कि एक लॉ को रोक सकता है। लेकिन आइन को रोकने के लिए उसके अंदर बहुत सी और चीज़ें देखनी होती हैं कि आइन को नहीं रोक सकते, उसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत होती है, फलाना होता है, इट्सेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन हम सिर्फ रहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर पर और आईएनए पर। अगर तो उनकी फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव ऑर्डर आता है जिसमें आता है कि नेशनल ऑफ दिस कंट्री, उसका ये मतलब ये हो सकता है, ये भी सारी अगेन इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कि फलानी अगर पासपोर्ट होल्डर है, रिगार्डलेस कि उसकी वीज़ा कैटेगरी क्या है, उसको नहीं आने देना। एक ये भी सूरत हो सकती है। दूसरी सूरत ये भी उस एग्जेक्टिव ऑर्डर में लिखा हो कि फलानी फलानी कैटेगरीज हैं, उनको आप टारगेट करो, जिसमें अब नॉन इमिग्रेंट भी हो सकती हैं, जिसमें B1 B2 आ गई, H1Bs आ गई आपके, और बेतहाशा दूसरी आ गई। उसमें ये भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो इमिग्रेंट इंटेंट की कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर आपकी आ जाती हैं एफ वाली, आ जाती हैं F4 जैसे हमारी थी, या स्पाउसली कैटेगरीज को अलाउड करेंगे, इवन दो देयर इज अ ट्रैवल बैन, बट स्पाउसल कैटेगरीज को अलाउ कर देते हैं, जिसमें CR1 IR1 आती है। ये भी सूरत आ सकती है। तो अभी तक एज ऑफ टुडे March 13 तक कोई लिस्ट नहीं आई, कोई डिटेल्स नहीं आई। सारा जो रूमर्स या जो एक फियर चल रहा है वो इस आर्टिकल पर चल रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का भी नाम हो सकता है। तो ये तो जब आर्टिकल आएगा तब आपको पता लगेगा। अब इश्यूज ये आते हैं कि फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाता है, उसमें एक कंट्री का नाम आ जाता है और वो उसके सारे सिटीजन को अफेक्ट होता है, तो क्या आपको करना चाहिए? अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ तो आपको एक एग्जांपल मैं दूंगा। जब कोविड में जब हमें वीज़ास मिले F4 के, तो हमें सर्टेन मंथ्स के लिए दिया हुआ था कि वो अपने आपके मेडिकल से लिंक्ड होता है, और उसके ड्यूरेशन के दरमियान में आपने उसको ट्रैवल करना होता है। तो क्योंकि कोविड था, पाकिस्तान में सिर्फ एक एयरलाइन फ्लाई करी, दैट वाज अ कतर एयरवेज। और कह लें कि X5 का फैक्टर चल रहा था कि अगर एक टिकट 1 रुपये की है तो 5 रुपये की मिल रही थी, इतनी महंगी हुई हुई थी। तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि ये जो ग्रीन कार्ड है मेरे पास, इसकी कितनी अहमियत है मेरी लाइफ में और कितना इसकी कॉस्ट बनती है। तो जिसको कहते हैं ROI, कह लें कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा अगर इवन दो मैं 5 गुना ज़्यादा भी प्राइस दे रहा हूँ, मेरे लिए वर्थ इट है, क्योंकि मैं जाऊँगा, प्रोसेस हो गया, फिर मेरी टेंशन ये नहीं है कि वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, उसको एक्सटेंड करना है, दोबारा रिन्यू कराना है, फलाना है, एंड सो ऑन। तो बहुत एक्सपेंसिव टिकट्स ली, यूएसए आया, और आज तक मैं कहता हूँ कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो अल्लाह मियाँ ने मेरे से करवा दिया। तो ये चीज़ आप लोगों ने कंसिडर करनी है कि अगर ये बहुत से कमेंट्स आए हैं, लोगों के इंस्टाग्राम मैसेज आ रहे हैं कि भाई मेरा वीज़ा मैं ट्रैवल करूँ ना करूँ। अगर आप खुद बैठे हैं, आपने खुद अपने आप से सवाल करना है कि ये ग्रीन कार्ड की मेरे लिए वर्थ क्या है, तो उससे आपने फिर अपना फैसला करना है। अब ट्रैवल बैन में पाकिस्तान इंक्लूड हो ना हो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपको अभी से ही वीज़ा मिल चुका है इमिग्रेशन कैटेगरी का स्पेशली, तो उसको यूटिलाइज़ करें, और अगर आपके लिए वर्थ इट बनता है तो ट्रैवल कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी टिकटें महंगी हैं, मैं आराम से 2-3 महीने बाद जाऊंगा, देखते हैं क्या बनेगा ट्रैवल बैन का, तो वो भी आपकी ही मर्ज़ी है। तो इस चीज़ का आपने ही फैसला करना है कि आपको अगर वीज़ा मिल चुका है, वो उसकी क्या
वर्थ है और उसको कितना आप शिद्दत से चाहते हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट करना। एक चीज़, एक दो एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगा। एक फैमिली थी जिनने इसी तरह रीच आउट किया, तो मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस ये शेयर किया कि मुझे जब मिला तो मैंने अपना आरओआई देखा कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं ट्रैवल कर लिया। उनको मिला 5 महीने का, उनने एंड डे तक कहा कि हमने पाकिस्तान रहना है, हमने अपने रिश्तेदारों को मिलना है, फलाने को दावतें चलाना, जो भी चीज़ें थी उनकी मर्ज़ी। अब जिस दिन उन्हें फ्लाई करना था, उस दिन उनकी फ़्लाइट हो गई कैंसल्ड, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो था उसको कोई इशू आया, वो फ़्लाइट ही नहीं आई। वो वीज़ा हो गया एक्सपायर्ड, और उसके बाद अगले फिर जितने मसाइल थे उसमें फंस गए। नंबर वन ये एग्जांपल है। नंबर टू ये है कि एक फैमिली को, एक फैमिली स्पाउस को मिला वीज़ा, अगेन मिल गया, वक्त गुजर रहा है गुजर रहा है गुजर रहा है, चौथे पाँचवें महीने ने फ्लाई किया। वो जब लेवर में पहुंचे अपने दुबई के, वहाँ पर उनको डिनाई कर दिया बोर्डिंग। उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया यूएस एम्बेसी ने, और हमें बस इतना ही पता है। उसने कहा कि क्या रीज़न है, फलाना है टलाना है। उस बंदे को वापस पाकिस्तान आना पड़ा। उसको फिर एम्बेसी ने रीच आउट किया, पता लगा कि किसी रिलेटिव ने उसकी शिकायत लगाई कि भाई इनकी जो शादी है वो मैरिटल फ्रॉड है, कोई सच्ची नहीं है। उसमें पेंडे में पड़ गए एपी में। तो इस तरह बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत सी कह लें सिचुएशंस आ सकती हैं। इसलिए कुछ जो चीज़ें ये होती हैं कि जब आपको मिल जाए, ट्राई टू ट्रैवल एज सून एज पॉसिबल। नंबर टू के कम से कम लोगों को बताएं, बिल्ला बजाए ढोल ना बजाएं, और पहले पहुंच जाएं, जाके अपना ग्रीन कार्ड ले लें। ग्रीन कार्ड जैसे हमें 2 हफ्ते बाद मिल गया था, मेरे वाले को 2 महीने लगे थे। इट्सल्फ वो एक किसी और दिन के लिए स्टोरी है। तो आप जाएं, जाके वापस आ जाएं। तो अब कंक्लूजन क्या है? एज ऑफ टुडे कोई लिस्ट नहीं है, किसी को कोई नहीं पता कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं। जो पिछली लिस्ट वाली कंट्रीज हैं, देयर इज़ अ हाई चांस कि वो तो होंगी। इसके अलावा अगर जो ममालिकों को सजेस्ट कर रहे हैं, अगर उनके डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है उस पर भी लग जाए। जब तक एग्जेक्टिव ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन पर लिस्ट नहीं आती, सब कुछ रूमर्स हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास वीज़ा मिल चुका है आपको इमिग्रेशन कैटेगरी का, आप बैठें अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन करें कि इस वीज़ा की क्या वर्थ है हमारे लिए, उस पर इम्प्लीमेंट करें। थर्डली, रिगार्डलेस के आप की कौन सी वीज़ा कैटेगरी है, आप इसके कह लें ब्रैकेट में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ये भी आपको तभी पता लगेगा जब उसकी डिटेल्स आएंगी कि कौन सी कंट्रीज़ के अलावा कौन सी वीज़ा कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ या फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस ट्रैवल बैन से बहुत पैनिक कर रहे हैं, ताकि उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये ट्रैवल बैन है क्या, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अब तक की क्या डिटेल्स हैं। तो मुझे आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है। ज़िंदगी तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। और यहाँ पर एक मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इसको जाके फॉलो ज़रूर करें। उसके ऊपर इस तरह की छोटी रील्स और पोस्ट आ रही होती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और होपफुली पार्ट 2 आएगा, जब लिस्ट आ जाएगी तो आपको वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।